हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। परिपथ बनाकर जेनर डायोड की वोल्टेज नियामक की भूमिका को समझाइए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और ये है हमारा जेनर डायोड। जेनर डायोड जेनर डायोड को यदि डायग्राम के रूप में हम समझाएं तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें यह हमारे दो बिंदु होते हैं जिसमें हमारी होती है इनपुट वोल्टेज होती है और इन दो वोल्टेज को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। एक प्रतिरोध लगा हुआ होता है और इस प्रतिरोध के साथ एक हमारा डायोड बना लगा हुआ होता है। यहाँ से हमारा आउटपुट निकला हुआ होता है और आउटपुट के बीच में हम एक लोड लगा देते हैं जिसे लोड कहते हैं RL और यह हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। आउटपुट हो गया। ये हमारा एक रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, जिसे हम RS से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर हम इसके बीच में हमारे अनियंत्रित वोल्टेज अप्लाई की जाती है इन दोनों सिरों के बीच में और यह हमारा होता है जेनर डायोड। ध्यान रखेंगे आप, यह है जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है पहले इसे समझते हैं। जेनर डायोड एक ऐसा हम कह सकते हैं डायोड है, बनता तो ये पीएन संधि से ही है क्योंकि डायोड है, जो कि किसी परिपथ में किसी वोल्टेज को नियत रख सकता है, कांस्टेंट रख सकता है, उसे ज्यादा बढ़ाता नहीं है। तो वोल्टेज नियामक के रूप में, वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में हम जेनर डायोड का यूज करते हैं। अब जेनर डायोड वास्तव में है क्या? जब हमने इसको थ्योरेटिकल टॉपिक आपको पढ़ाया था तो वहां पर काफी लोगों के ये आए थे कि सर बाकी समझ में आ रहा है, जेनर डायोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि आपके वहां के जो डाउट्स होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड एक डायोड ही है। इसका अर्थ है यदि ये डायोड है तो यह पीएन संधि से मिलकर के बना हुआ होगा। अब हम जानते थे पीएन संधि में एक अवक्षय परत का निर्माण होता था। आपको ध्यान हो तो हम पीएन संधि इस प्रकार से बनाते थे, एक सिरा हमारा ये पी हो गया, एक सिरा एन हो गया और यहां पर एक मोटी सी अवक्षय परत बन जाती थी जब दोनों को जोड़ते थे। ये वाली परत कौन सी थी? हमने कहा अवक्षय परत। जब हम जेनर डायोड की बात करते हैं तो जेनर डायोड में ये पी तथा एन, ये पी और एन कैसे बनते हैं? जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में हम कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो जब सामान्य डायोड बनाया जाता है तो उसमें अपद्रव्य जो मिश्रित किया जाता है उसकी मात्रा होती है अल्प। लेकिन यदि हम जेनर डायोड बनाना चाह रहे हैं तो पी तथा एन को जब हम बनाते हैं तो हम अपद्रव्य को अधिक मात्रा में मिश्रित करते हैं, खूब सारा अपद्रव्य मिला देते हैं और ऐसा करने से जो इसकी अवक्षय परत सामान्य पीएन संधि में काफी चौड़ी होती है, वहां जेनर डायोड में यही परत घट करके काफी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है जेनर डायोड में। इसका अर्थ यह है कि पीएन संधि डायोड से धारा के उच्च मान को प्राप्त करने के लिए हम पी तथा एन में जो अपमिश्र है, जो अपद्रव्य है, उसको जिसको हम मिक्स कर रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं जिससे कि अवक्षय परत की मोटाई भी घट जाती है। अब यह तो हमारा पीएन जेनर डायोड का आ गया कि कैसे हम बनाते हैं। इस जेनर डायोड की जो वोल्टेज होती है, जो कांस्टेंट वोल्टेज होती है, वो लगभग होती है 5 वोल्ट। ये होती है हमारी 5 वोल्ट होती है और इसके सिरों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र, ये काफी शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र लगाया जा सकता है और उसका मान होता है 5 गुणा 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना वैद्युत क्षेत्र इसके बीच लगाते हैं, लेकिन इतना शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद भी वोल्टेज का मान केवल 5 वोल्ट ही रहता है। अब बात आती है कि आखिर वोल्टेज का मान 5 वोल्ट क्यों होता है? वोल्टेज का मान 5 वोल्ट इसलिए होता है क्योंकि यदि हम जेनर डायोड में यदि एक डायग्राम प्लॉट करें, ये हमारा है वोल्टेज के बीच में, इसमें वोल्टेज है और इस वाले इसमें है धारा जो कि मिली एम्पियर में होती है। इसके बीच में यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा ग्राफ इस प्रकार से आता है।
इस तरीके से आता है। और जो जिस बिंदु पर ये धारा का मान एकदम उच्च बढ़ जाता है, यही हमारी जेनर वोल्टता कहलाती है। ये हमारी कहलाती है, या आप इसे भंजक वोल्टता भी कह देते हैं। ये है हमारी भंजक वोल्टता। ध्यान रखेंगे आप, ये हमारी क्या है, भंजक वोल्टता। तो भंजक वोल्टता आने पर होता क्या है कि परिपथ में धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। और ये तेजी से धारा का मान क्यों बढ़ता है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि यदि हम वोल्टेज का मान, जैसे कि ये भंजक वोल्टता हमने का मान लेते हैं, यहां पर 5 वोल्ट है, तो यदि पी एन के बीच में यदि वोल्टेज का मान 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट रहेगा, तो परिपथ में धारा हम कह सकते हैं बहती नहीं है, अति सूक्ष्म बहती है, नगण्य बहती है। इसका अर्थ है कि यह एक स्विच की भांति भी आप इसको कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डायोड का यूज किया जाता है। तो हमने कहा कि यदि वोल्टेज का मान कम है तो ये अपने भीतर से धारा को प्रभावित नहीं करता, लेकिन क्योंकि उत्क्रम अभिनत लगाया जाता है इसे, जैसे ही वोल्टेज का मान उत्क्रम अभिनत में, ये इस दिशा में, नेगेटिव दिशा में 5 वोल्ट आता है, परिपथ में एक झटके में ही धारा का मान अत्यधिक हो जाता है। यह अत्यधिक इसलिए होता है कि पीएन संधि के बीच में जो अवक्षय परत होती है, जहां पर कि एन तरफ के इलेक्ट्रॉन और पी तरफ के कोटर आपस में ससंयोजक बंध बना लेते थे, वह 5 वोल्टेज होने पर वह संयोजक बंध टूट जाते हैं और एक ही झटके पर पीएन संधि पर हम कह सकते हैं बहुत सारे आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं, और ज्यादा आवेश वाहक होने के कारण धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब वोल्टेज का मान इससे अधिक इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि धारा का मान पहले ही उच्च हो चुका है। यदि धारा का मान को और बढ़ाना होता तो हम कहते हैं वोल्टेज बढ़ती आगे, लेकिन धारा का मान तो पहले से अपने मैक्सिमम मान में आ गया, संतृप्त मान में आ गया, इसलिए वोल्टेज, यहां से वोल्टेज और भी बढ़ाएंगे आप तो भी धारा का मान इतना ही रहेगा, इसलिए भंजक, जो इसकी भंजक वोल्टता है उसका मान नहीं बढ़ेगा। तो यह तो सामान्य बात होगी कि जेनर डायोड क्या होता है। अब इसको एक वोल्टेज नियामक के रूप में कैसे उपयोग में लाते हैं। जब हमें जेनर डायोड को वोल्टेज नियामक के रूप में प्रयोग करना होता है तो हम जेनर डायोड के समांतर क्रम में एक लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं और उसी के समांतर हम क्या कर लेते हैं, आउटपुट को प्राप्त करते हैं। जबकि जेनर डायोड को जिस परिपथ में लगाया जाता है उसको उत्क्रम अभिनत लगाया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जेनर डायोड को परिपथ में उत्क्रम अभिनत में लगाया जाता है। तो उत्क्रम अभिनत में लगाते हैं, इसी के साथ इसके एक श्रेणी क्रम में हम क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं RS। जिस अनियंत्रित वोल्टेज को हमें नियंत्रित करना है, रेगुलेट करना है, उसको हम इसके सिरों पर लगा दिया जाता है। और यह जो वोल्टेज होती है यह हमारी होती है डीसी वोल्टेज। आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये हमारी है डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज लगाई जाती है अनियंत्रित वोल्टेज के रूप में। जब डीसी वोल्टेज इन सिरों पर लगाते हैं तो अब हमने कहा ये वोल्टेज क्या है, इरेगुलेट है, इरेगुलेटेड तो नहीं है, अनियंत्रित है। इसका मतलब है कभी यह वोल्टेज बढ़ेगी और कभी यह वोल्टेज घटेगी। जब यह वोल्टेज घटती है तो RS में भी धारा का मान घटेगा और जेनर डायोड में भी धारा का मान घटता है, और उस क्षण भी धारा का मान घटेगा तो भी वोल्टेज जो जेनर डायोड का जो आउटपुट होगा वो 5 वोल्ट पर ही नियत रहेगा। और जब अनियंत्रित वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, उस समय RS में तो धारा का मान बढ़ जाएगा, लेकिन जेनर डायोड में जो वोल्टेज है वह 5 वोल्ट तक ही बनी रहेगी, इससे ज्यादा नहीं बनने वाली है। इसको यदि हम आप दूसरे तरीके से समझें तो हम कहते हैं ये डीसी वोल्टेज का जो मान होगा वो लगभग 15, 20, 25, 30, 35, 40 इतने वोल्टेज के बराबर होगा मान लेते हैं। तो यह वोल्टेज जो है, ये डीसी वोल्टेज, ये यहां पर 5 वोल्टेज से ज्यादा ही रहती है। तो ये 5 वोल्टेज से ज्यादा ही रहती है, तो क्योंकि जेनर डायोड को इस परिपथ में जोड़ा गया है और 5 वोल्टेज पर ही इसके धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो अब यदि यहां पर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो जेनर डायोड में तो पहली धारा का मान 5 वोल्ट होने के कारण क्या है, अधिकतम है, इसलिए धारा का मान और तो बढ़ेगा नहीं, और वोल्टेज भी हमारी कितनी रहेगी, 5 की 5 ही वोल्ट रहेगी। तो आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो उतनी 5 वोल्ट मिलेगी। अब यदि वोल्टेज का मान घटता है तो इस वाले सिरे पर वोल्टेज का मान घटने के कारण इस प्रतिरोध का में जो बहने वाली धारा है वो भी घट जाती है। तो अनियंत्रित वोल्टेज इस जेनर वोल्टेज के कारण, जेनर डायोड के कारण क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। और जरूरी नहीं है कि जेनर डायोड हमेशा 5 वोल्ट पर ही फिक्स रहे। जेनर डायोड की वैल्यू हम अपने आप डिसाइड करते हैं कि हमें आउटपुट कितने वोल्टेज का चाहिए, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, इस परिपथ के जो वैल्यूज हैं इनको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा पार्ट। इसके अनुसार पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि को परिपथ खींचकर समझाइए। तो 25 का ये अथवा पार्ट है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी तो हमने थ्योरी में आपको बताया था, तो उसे एक बार दोबारा से कर रहे हैं। हमने कहा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं। इस प्रकार से हमने एक ट्रांसफार्मर लिया। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और इस प्राथमिक कुंडली में हम इधर की ओर एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, जिसे कि हम एसी वोल्टेज कहते हैं, जिसको हमें एसी को डीसी में बदलना है। यही हमारा दृष्टिकारी कहलाता है, आप जानते हैं। और जो द्वितीयक कुंडली होती है ट्रांसफार्मर की, उस द्वितीयक कुंडली को इस प्रकार से बना लेते हैं। द्वितीयक कुंडली के दो सिरे होते हैं, एक सिरा इधर वाला, एक सिरा इधर वाला। और एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बनाते समय एक बीच का मध्य सिरा भी होता है, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला टी है, ये वाला हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डायोड लगा दिया है इस तरीके से। इस डायोड को हम कहते हैं ये D1 डायोड है। और ऐसे ही एक इधर की ओर भी एक डायोड लगा देते हैं, और यह हमारा डायोड होता है D2। इसका इधर वाला सिरा, जो ये वाला सिरा है, आप जानते हैं जो ये वाला सिरा है, इस सिरे को हम कहते हैं ये होता है P। और जो इधर जो सिरा होता है ये वाला तीर वाला सिरा, ये हमारा होता है N। तो दोनों के N सिरों को हम आपस में जोड़ देते हैं। इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। अब इस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु से हम एक पॉइंट निकालते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं, एक लोड लगा देते हैं। इस लोड को RL नाम देते हैं और यहीं से हम क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आउटपुट को प्राप्त कर लेते हैं। इसे हम यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट होता है, आप इसे M नाम दे सकते हैं, इसे M से जोड़ दिया जाता है। तो यह हमारी जो है सर्किट डायग्राम हो गया किसका, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का डायग्राम कैसे बनाना है, हमने कहा एक हमने ट्रांसफार्मर लिया। यह ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है। इस पर हम निवेशी सिग्नल लगा देते हैं, जिसको हमें डीसी में परिवर्तित करना है। यह हमारा क्या है, एसी निवेशी संकेत। एसी हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसको यहां पर अप्लाई करते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के दोनों सिरों पर हमने दो डायोड लगा दिए, पहले में डायोड D1 और दूसरे में डायोड D2। और इनके N जो सिरे थे डायोडों के, उनको हमने उभयनिष्ठ कर दिया एक बिंदु M पर, आपस में जोड़ दिया। और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के मध्य से एक T बिंदु लिया और इस T बिंदु पर हमने क्या लगा दिया, एक आउटपुट लगा दिया, एक लोड लगा दिया RL, और उससे हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। अब यह किस प्रकार काम करता है, हमें यहां पर इस बात को ध्यान देना है कि जब कोई पीएन संधि अग्रभिन्नत होती है, केवल तब वो अपने भीतर से धारा को प्रवाहित करती है। यदि वो उत्क्रम अभिन्नत होगी तो सामान्य परिस्थिति में अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करती है। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम डायग्राम बनाएंगे। हम सबसे पहले यहां पर एक इनपुट ले रहे हैं। इनपुट सिग्नल हमारा इस तरीके का है। ये हमारा इनपुट सिग्नल है और यहां पर हम बनाएंगे आउटपुट। तो आउटपुट सिग्नल बनाएंगे इस तरीके से, और आउटपुट सिग्नल बनाने के लिए हम इन्हीं बिंदुओं को प्रयोग में लाएंगे। तो यह हमारा इनपुट सिग्नल है, यह हम आउटपुट सिग्नल देखेंगे कैसे प्राप्त होगा। तो सिद्धांत हमने बता दिया, यदि कोई पीएन संधि अग्रभिन्नत है तो वो अपने भीतर से धारा प्रवाहित करेगी, और यदि उत्क्रम अभिन्नत है तो अपने भीतर से सामान्य परिस्थितियों में धारा प्रवाहित नहीं करेगी। अब हम कहते हैं जब जिस एसी सिग्नल को, क्योंकि वह सिग्नल इस प्रकार से होगा, प्रत्यावर्ती धारा का सिग्नल,
या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सिग्नल। तो वो इस तरीके से होगा, जब हम इसे यहाँ अप्लाई करेंगे तो एक क्षण के लिए यह वाला सिरा जो हमारा हो जाएगा वो मान लेते हैं ऋणात्मक हो जाएगा, और यह वाला सिरा हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आप चाहें तो इन सिरों का नाम दे सकते हैं। यह वाला बिंदु को आप कह सकते हैं, ये मान लेते हैं N1 बिंदु है, और यह वाला जो बिंदु है ये हो जाएगा हमारा N2। तो आप कहेंगे जब N1 बिंदु ऋणात्मक हो और N2 सिरा धनात्मक हो, उस क्षण जो हमारी डायोड D1 है, क्योंकि डायोड D1 का P सिरा क्या है, ऋणात्मक, तो N सिरा स्वतः ही धनात्मक हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ये D1 संधि क्या होगी, उत्क्रम अभिनत हो गई, रिवर्स बाइस हो गई। इसका अर्थ है कि यह अपने भीतर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं करेगी। ठीक इसी क्षण जो D2 संधि है उसका P सिरा हमारा क्या है, धनात्मक, क्योंकि धन से जुड़ा हुआ है। N सिरा क्या है, ऋणात्मक। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो हमारी संधि होगी, यह पीएन संधि, यह होगी अग्रभिनत, और अग्रभिनत होगी तो यह निश्चित रूप से अपने भीतर से क्या करेगी, धारा को प्रवाहित करेगी। इसको चाहे तो आप पूरा ऐसे करके जोड़ सकते हैं। तो ये अपने भीतर से ये क्या करेगी, धारा प्रवाहित करेगा, जबकि यह वाली धारा प्रवाहित नहीं करेगी। तो इसका अर्थ है कि जब ये सिरा धनात्मक है, ये सिरा ऋणात्मक है, तो केवल D2 के कारण यहां धारा प्रवाहित होगी और हमें आउटपुट प्राप्त होगा, जबकि D1 इस समय कोई कार्य नहीं करेगा। तो इस आधे चक्र के लिए D2 से हमें सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं, और वो सिग्नल इस प्रकार से होते हैं। अब हम देखें अगले आधे चक्र में, इस वाले चक्र के लिए, इस वाले आधे चक्र में ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ध्रुवता बदल जाएगी। N1 N2 सिरों की ध्रुवता बदल जाएगी। यह सिरा पहले के लिए ऋणात्मक था, तो अब क्या हो जाएगा, धनात्मक, जबकि यह धनात्मक था तो ये अब के बाद क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जब D1 डायोड का P सिरा धनात्मक होता है, N सिरा ऋणात्मक होता है, तो संधि क्या होगी, अग्रभिनत होगी। और ठीक इसी क्षण D2 का P सिरा हो गया ऋणात्मक और N सिरा ये इधर वाला क्या हो गया, धनात्मक, तो यानी कि यह संधि क्या होगी, उत्क्रम अभिनत होगी। तो इस क्षण D2 संधि होगी उत्क्रम अभिनत और D1 संधि होगी अग्रभिनत। तो उत्क्रम अभिनत से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जबकि D1 से धारा प्रवाहित होगी। तो इस वाले चक्र के लिए, नेगेटिव वाले सिरे के लिए D1 संधि क्या करेगी, धारा को प्रवाहित करेगी, और D2 कोई भी धारा प्रवाहित नहीं करेगी। तो हमें लोड RL से के सिरों पर जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो केवल D1 के कारण ही प्राप्त होगा, यानी कि इस स्थिति में भी हमें क्या मिलती है, वोल्टेज मिलती है। ऐसे अब अगला चक्र फिर से पहले की तरह आ जाता है, ये वाला सिरा ऋणात्मक और ये वाला सिरा धनात्मक। तो इस स्थिति में हमने देखा था D2 से कोई धारा नहीं बहती, D1 से धारा बहती है। तो इस चक्र के लिए फिर से हमें आउटपुट मिल जाएगा। फिर अगले क्षण फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये सिरा ऋणात्मक, ये सिरा धनात्मक। अब की बार D1 से हमें धारा मिलेगी, D2 से नहीं मिलेगी। ये प्रोसेस क्योंकि रिपीट होता जाएगा तो हमें इस प्रकार से आउटपुट मिल जाता है। तो चूंकि इसमें आधे चक्र के लिए, मान लेते एक चक्र के लिए एक डायोड आउटपुट देता है और दूसरे आधे चक्र के लिए, नेगेटिव सिरे के लिए, दूसरा डायोड आउटपुट देता है, जिसके कारण हमें पूर्ण तरंग प्राप्त होती है। कहीं पर कोई मिसिंग नहीं होती, जैसा कि अर्ध तरंग हमारे को आधी आधी कटी हुई मिलती थी। इसलिए इस प्रकार के दिष्टकारी को हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। पूर्ण तरंग इसलिए क्योंकि पूरी तरंग को क्या हो रही है, AC DC में बदल रही है। और दिष्टकारी आप जानते हैं इसलिए कहते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, यानी कि AC को DC में परिवर्तित कर दे, इस प्रकार के यंत्र को, इस प्रकार के सर्किट को हम क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसके अनुसार दिए गए निवेश A तथा B के लिए NAND गेट के निर्गत Y को खींचिए। तो देखिए ये 26 है क्वेश्चन नंबर, और डायग्राम हमें ये दिया हुआ है, ये हमारे निवेशी है। तो हमें NAND गेट बनाना है। तो हम जानते हैं चूंकि AND गेट की यदि हम बात करें तो AND गेट का आउटपुट Y बराबर होता है A डॉट B। तो NAND गेट का लिए क्या लिख लेंगे, NAND को हम Y डैश से प्रदर्शित करें, Y डैश से प्रदर्शित करें, ये बराबर क्या होगा, Y के बार यानी कि A डॉट B के ऐसे बार के बराबर होगा, उसके रिवर्स के बराबर होगा। तो निवेशी सिग्नल ये हैं। तो NAND गेट का यदि हम एक सत्यता सारणी यहां पर ड्रॉ करें तो किस प्रकार से आएगी, ये हमारा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यहाँ पर Y हो जाएगा, और ये हमारा Y डैश हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने हमारे इनपुट्स, कितने पॉइंट्स हैं, आप ये समझिए। पहला हमारा जो इनपुट्स पॉइंट है वो ये वाला है, पहली स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये है, तीसरी स्थिति ये है, चौथी स्थिति ये वाली है, और पांचवी स्थिति हमारी ये है।
अब ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर ये ऊपर वाला निशान 1 को प्रदर्शित करता है और नीचे वाला 0 को प्रदर्शित करता है, ए और बी दोनों में। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। हमने कहा ए के लिए देखिए, इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर देखिए तो बी का मान भी न्यूनतम है और ए का मान भी क्या है, न्यूनतम है। ये यहां पर ये भी न्यूनतम है, ये भी न्यूनतम है। हमने कहा नीचे वाला सिरा किसको प्रदर्शित कर रहा है, 0 को, और ऊपर वाला यहां वाला सिरा 1 को। तो इस स्थिति में, पहली स्थिति में दोनों के दोनों क्या है, 0। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। दूसरी स्थिति में देखें तो अब b का मान तो अधिकतम हो गया, यहां पर पहुंच गया, और a का मान अभी भी न्यूनतम है। तो a का मान हो गया 0 और b का मान क्या हो गया, 1। तीसरी स्थिति में देखें तो b का मान तो फिर से 0 हो गया, अब की बार a का मान क्या हो गया, अधिकतम हो गया, यहां पहुंच गया। तो a का मान हो गया 1 और b का मान 0। चौथी स्थिति में देखें तो b का मान क्या हो गया, अधिकतम हो गया, और a का मान तो अधिकतम है ही, तो यहां पर 1 हो गया, यहां पर भी 1 हो गया। और पांचवी स्थिति में देखेंगे तो पांचवी स्थिति में a का मान हो गया 0 और b का मान भी क्या हो गया, 0। तो यह भी क्या हो गया, 0, और यह भी क्या हो गया, 0। अब यदि इसका आउटपुट हम निकालें तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा y की वैल्यू कितनी होगी, 0, और क्योंकि डॉट में है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ क्या होगा, 0 होगा। और तो y डैश क्या होगा, नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि 1 1 1 0। अब यदि हम y डैश को इसी डायग्राम के थ्रू यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा y डैश, और y डैश को इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे y डैश की वैल्यू है 1। तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं y डैश को, ये वही पांचों स्थितियां हम ले रहे हैं। ये 0 की पोजीशन है, ये मान लेते हैं 1 की पोजीशन है। तो सबसे पहले है जब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 1, तो ये 1 आ गई हमारी। फिर दूसरी कंडीशन में, पहली में भी 1 है, दूसरे में भी 1 है, तीसरी में भी 1 है, तो यहाँ से ये दूसरी में चलेगी, दूसरी में भी 1, और पहली, दूसरी और तीसरी में भी ये क्या हो गई, 1 हो गई। चौथी कंडीशन में ये क्या आ रहा है, 0 में आ रहा है, यानी कि हम यहाँ से इधर गए और यहाँ से फिर नीचे की ओर चले गए, तो यह हमारा क्या हो गया, 0। और फिर अगली पांचवी कंडीशन में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये यहाँ से हम इधर की ओर गए और यहाँ से ऊपर की ओर चले गए, ये वाला। तो यह हमारा क्या हो गया, आउटपुट y डैश हो गया, जो कि हमारे नैंड के बराबर होगा। आप चाहें तो नैंड का इस प्रकार से हम डायग्राम भी बना सकते हैं। आप जानते हैं एक ये हमारे पास कौन सा गेट होता है, एंड, जिसमें हमारे कितने, 2 इनपुट्स होते हैं, 2 इनपुट्स होते हैं, ए और बी। यदि इसके आउटपुट में एक, हम जानते हैं यदि नॉट गेट लगा दिया जाए, ये हमारा कौन सा गेट है, नॉट गेट, तब ये जो हमारा बनता है ये पूरा का पूरा मिलकर के बन जाता है कौन सा गेट, नैंड गेट। आप इसको इस रूप में लिखिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे 2 इनपुट्स हो गए, ए, और ये हमारा हो गया बी, ये हमारा एंड गेट हो गया। इसके आगे यदि इस तरीके से एक 0 बना दिया जाए तो यहाँ पर हमारे को जो आउटपुट मिलेगा वो y डैश ही मिलेगा, और ये कंप्लीट हमारा कौन सा गेट हो जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। तो इस एंड के आगे यदि आप ऐसे एक सर्कल लगा देते हैं छोटा सा, तो वह कंप्लीट एक नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है, इसके ए पार्ट को, यानी कि फर्स्ट पार्ट को, इसको ऐसे कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का अथवा पार्ट। कहते हैं नैंड तथा नॉर लॉजिक गेटों के प्रतीक लॉजिक चिन्ह बनाइए तथा उनकी सत्यमान सारणी ट्रुथ टेबल दीजिए। तो ये हमारा है अथवा वाला पार्ट। तो कौन कौन से कह रहा है, नैंड तथा नॉर। तो सबसे पहले नैंड बनाते हैं। नैंड गेट के प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह हम जानते हैं नैंड का इस प्रकार से होता है, अभी हमने आपको बताया। ये हमारा होता है एंड गेट, ए, ये हमारा है बी, ये एंड गेट होता है। और इसके आगे यदि हम एक नॉट गेट लगा दें इस तरीके से,
ये हमारा कौन सा गेट होता है, नॉट। तो ये जो कंप्लीट बनता है इसे ही हम क्या कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से बनाइए और यहां पर एक हमने कहा एक गोला बना दीजिए जो ये नॉट गेट का गोला है। तब इसमें दो इनपुट्स होंगे, ये ए होगा, ये वाला हमारा बी होगा। ये कंप्लीट हमारा कौन सा गेट हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा और ये नैंड गेट का आउटपुट वाई आ जाएगा। तो इन्होंने हमें क्या क्या पूछा था, नैंड तथा नॉर के लॉजिक गेटों के प्रतीक चिन्ह बनाइए तथा उनकी सत्यमान सारणी लिखिए। तो सत्यमान सारणी किस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से बना रहे हैं हम। दो इनपुट्स हैं तो हमने लिख लिए, एक ए दूसरा बी, और तीसरा हम ले रहे हैं जो हमारा एंड गेट का आउटपुट होता है वाई, और इसके बाद हम नैंड गेट का आउटपुट ले रहे हैं वाई डैश। तो ये आप इसको वाई डैश से प्रदर्शित कीजिए, यहां पर भी इसको हम वाई से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, और फार्मूला हम जानते हैं नैंड का हमारा होता है, एंड गेट का हमारा होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी, तथा y डैश जो कि नैंड का फार्मूला होता है, ये y डैश बराबर हो जाएगा y का इनवर्स या a डॉट बी का इनवर्स। तो हमें तो पहले y निकालें, तो a0 b0, तो y की वैल्यू हो गई 0। दूसरा a1 b0, तो y की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। फिर अगली कंडीशन में a0 b1, तो अभी भी ये 0 आ जाएगा। और फोर्थ कंडीशन में जब दोनों 1 1 होते हैं तो हमारा एंड गेट का आउटपुट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यदि इसके इनवर्स की बात करें तो इसका इनवर्स जो 0 है वहां पर आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ 1 है तो ये हो गया 0। तो ये हमारा नैंड गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। ये वाला हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नैंड के आउटपुट को, और ये वाला हमारा प्रदर्शित करता है एंड के आउटपुट को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो नैंड के अलावा दूसरा हमारा गेट ये कह रहे हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट हम कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से आप जानते हैं नॉर गेट को बनाया जाता है। इसमें भी दो इनपुट्स होते हैं हमारे, एक होता है ए और दूसरा होता है हमारा बी। ये हमारा गेट होता है और गेट होता है, और इस और गेट के आगे यदि हम इस प्रकार से एक नॉट गेट लगाते हैं, ये हमारा नॉट गेट है। तो ये जो कंप्लीट है यह हमारे किसको प्रदर्शित कर रहा है, नॉर गेट को प्रदर्शित करता है। आप इसे ऐसे बनाइए या आप इसका डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारे इसमें दो इनपुट हैं, ए तथा बी, और इसके आगे यदि आप ऐसे गोला एक लगा देते हैं तो यह जो हमें आउटपुट मिलेगा ये मिलेगा वाई डैश, और ये पूरा गेट हमारा कौन सा कहलाएगा, नॉर गेट। तो आप और गेट के आगे एक अलग सा एक नॉट गेट लगा दीजिए तो भी ये नॉर को रिप्रेजेंट करेगा, या आप और गेट के आगे इसके हेड पे यदि एक इस प्रकार से छोटा सा सर्कल बना दें तो यह भी मिलकर के एक नॉर गेट को ही रिप्रेजेंट करता है। फार्मूले की वैल्यू बात करी जाए तो हम जानते हैं और गेट का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर होता है, और जो नॉर गेट का फार्मूला होगा जिसे हम y डैश से रिप्रेजेंट करेंगे ये होगा y बार के, या आप कह सकते हैं a प्लस बी का बार। अब यदि सत्यता सारणी बनाएं तो सत्यता सारणी इस प्रकार से बनाई जा सकती है। ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया यहाँ पर y, और ये हमारा हो गया y डैश कहते हैं जिसे, y डैश। तो इनपुट्स तो ऐसे ही लेंगे, जब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, और a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1 तो y की वैल्यू 1, और ये y डैश है तो इसमें ये 1 हो जाएगा और ये तीनों क्या हो जाएंगे 0। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, और गेट को। ये और गेट का आउटपुट है और ये हमारा किसका है, नॉर गेट का आउटपुट है। तो इस प्रकार से हम नैंड गेट को और नॉर गेट को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं।